सो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज सेल वॉल। और सबसे पहले सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था जब वो एक थिन स्लाइस ऑफ कोर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने सेल वॉल को स्टडी किया। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहती है, लेकिन प्लांट सेल्स, फंगी एंड बैक्टीरियल सेल्स में ये प्रेजेंट होगी। जैसे प्लांट सेल्स में ये सेलुलोज से बनी होती है, उसी तरह से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हैं जिनसे फंगी और बैक्टीरियल सेल में ये बनी होगी। ठीक है। अब जो सेल वॉल है इसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो है सेल से आउटसाइड डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो प्लांट सेल है दैट विल शो प्लाज्मोलिसिस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हम ये स्टडी कर चुके हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट शो करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। ओके बेटा, जो सेल वॉल है इट हैज पोर्स थ्रू विच फाइन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स फॉर्म इंटरसेलुलर कनेक्शंस, यानी कि दो सेल्स के बीच कनेक्शन फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म। देखो, सेल वॉल में जो पोर्स हैं वहां से साइटोप्लाज्म लीक करेगा, ठीक है, और दो सेल्स के बीच इंटरसेलुलर कनेक्शन फॉर्म करेगा। ये इंटरसेलुलर कनेक्शन अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन एडजेसेंट लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स हैं उनके बीच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को ये अलाउ करता है एंड इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं। ओके बेटा, अब हम सेल वॉल के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन है कि इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स। सेल्स की शेप को ये मेंटेन करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट है, तो अल्टीमेट शेप जो है सेल को वो प्रोवाइड करता है। सेकंड है इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अगर प्लांट किसी एक्सट्रीम वेदर की कंडीशंस को टॉलरेट करता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगी है, किसी एनिमल ने अगर अटैक किया है, तो इस तरह की मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करता है और उससे सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। थर्ड फंक्शन है ये रिजिड है, इसलिए जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं, यानी कि एयर में जो पार्ट्स हैं उनको सीधा खड़ा रखने में ये हेल्प करता है और लीव्स को सनलाइट से एक्सपोज करता है। अगर बेटा लीव्स सीधी रहेंगी तो ही वो मैक्सिमम सनलाइट को ग्रैब कर पाएंगी, तो इसको एक्सपोज करने का जो क्रेडिट है वो सेल वॉल को जाता है। फोर्थ फंक्शन है इट अलाउज मटेरियल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल है इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट हैं, जो बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स हैं, तो इसके थ्रू मटेरियल्स जो हैं वो सेल के अंदर या बाहर पास कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इट फॉर्म्स प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है और ये कैसे फॉर्म करता है ये हमने डिस्कस भी किया है। दोबारा देख लेते हैं कि प्लाज्मोडेस्मेटा एक साइटोप्लाज्मिक चैनल है जो दो सेल्स के बीच प्रेजेंट है और इसके थ्रू लिविंग सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो ये थे हमारे पास सेल वॉल्स के फंक्शंस। ओके, देखो बेटा, जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मेन पार्ट्स को मैंने लेबल किया है, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ डेंस रीजन दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ठीक है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल।
क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है और क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, और ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है टू कैरी आउट द ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अलग अलग जनरेशन्स तक डिफरेंट ट्रेट्स को कैरी करने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है जो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप को। देखो न्यूक्लियर एनवेलप जो है इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद हम ये येलो कलर के सर्कल्स देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये कुछ स्पेसिस पर डिसकंटिन्यू है। दीज स्पेसिस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर बेटा एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से किसी भी मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर जाना है या न्यूक्लियस से बाहर आना है तो वो यहाँ से न्यूक्लियर पोर के थ्रू मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप इज इन कॉन्टिन्यूअस टू फॉर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स। अगर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो हमें ये माइक्रोस्कोप के अंडर रफ दिखाई देती है, यानी कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर जो है सरफेस वो रफ दिखाई देगा, तो हमने इसको नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं देन दैट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं हमारे पास न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस मेन पार्ट है सेल का बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इनसाइड द सेल। तो हमने अभी डिस्कस किया न्यूक्लियस और उसके डिफरेंट पार्ट्स को। तो बेटा हमने क्या डिस्कस किया कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या क्या है हमारे पास। एक हमारे पास न्यूक्लियोलस है जो डेंस मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करने वाली एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स हैं जो जीन्स को कैरी करते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर सैप फिलअप है जो कि क्लियर सैप है, एक फ्लूइड मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, प्रोकैरियोट्स के केस में बेटा एक पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से वो पुअरली डिफाइंड है, उसकी एक रफ शेप अपीयर होती है हमें, और उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहते। अब हम इन चारों पार्ट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अब हम न्यूक्लियस के चारों पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप का मतलब हमें पता है कि एक कवरिंग होती है, तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डबल लेयर्ड है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरीन्यूक्लियर स्पेस, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ साथ प्रेजेंट है तो इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी कह देते हैं। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं है, ये कुछ प्लेसेस पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसी वजह से न्यूक्लियर पोर्स की फॉर्मेशन होती है, छोटे छोटे छेद बनते हैं। और वो जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो सीव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि वो छलनी जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और वो अलाउ करते हैं कि कोई मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये है हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप।
अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, और न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो सैप प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियर सैप। ये एक क्लियर है, नॉन स्टेनिंग। नॉन स्टेनिंग का मतलब है कि जब हम कोई डाई से इसको स्टेन करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म कभी भी स्टेन नहीं होता, कोई कलर नहीं देता माइक्रोस्कोप के अंडर। इट इज़ अ फ्लूइड मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट क्या क्या होगा, एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स, मेटल आयंस, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, डीएनएज एंड आरएनएज की सिंथेसिस करते हैं। डीएनए एंड आरएनए बेसिक जेनेटिक मटेरियल है बेटा बॉडी का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में कुछ फाइन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। ये जब आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं तो एक डिफ्यूज सा नेटवर्क, एक जाल फॉर्म करते हैं जो बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम्स डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। डीएनए को होल्ड करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को रैप कर लेते हैं अपने चारों तरफ, और इस तरह से क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। और डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उन्हें जीन्स कहते हैं, और ये हेरिडिटरी यूनिट्स हैं। हेरिडिटरी यूनिट का मतलब क्या है बेटा, कि इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी है वो इन यूनिट्स में कैरी की जाती है। यानी कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इस जनरेशन का कौन सा ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। फोर्थ पार्ट है न्यूक्लियोलस। जनरली क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कुछ राउंडेड बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होगी उनके ऊपर तो उनका जो शेप है वो कुछ इरेगुलर सा होगा, और ये हमेशा एक डेंस स्ट्रक्चर होती है जो डार्क स्टेनिंग होती है। यानी कि जब हम सेल को स्टेन करते हैं तो डार्क कलर की स्टेनिंग में जो पार्ट हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा दैट इज न्यूक्लियोलस। इट इज रिच इन आरएनएज एंड प्रोटीन्स। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स से रिच होता है ये पार्ट, और ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हमने 4 पार्ट डिस्कस किए, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर सैप, क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस जो है वो एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, ठीक है। सेल का कंट्रोल सेंटर या सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि ट्रेट्स को कैरी करने का है, इसीलिए इसको हेरिडिटरी यूनिट भी कहते हैं, जीन्स को, जो ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर जाती हैं, ठीक है। तो ये चारों पार्ट्स हमने न्यूक्लियस के डिस्कस किए, और ये चारों पार्ट्स इंक्लूड करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके बेटा।